हेलो, आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके। यस सर। कौन से चैप्टर कर रहे थे हम? क्लाइमेट। क्लाइमेट कर रहे थे। एक छोटा सा पार्ट क्लाइमेट का रह गया मेरे पास, और एक हमारे पास था वाइल्ड लाइफ वाला, है ना? बस दो ही चीजें रह गई हैं। यस सर। यस सर। इसको कंप्लीट करते हैं, फिर आपके डाउट्स लेंगे। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास था, हमने मॉनसून कर लिया था, हमने जो है वो क्लाइमेट का पार्ट कर लिया, परमानेंट विंड्स कर ली, मतलब टेम्परेरी विंड्स कर ली। इन दोनों में कोई डाउट तो नहीं है? एनी डाउट? सर। नो सर। चलो अब आ जाओ। इसमें एक कंसेप्ट था एल नीना का, ठीक है? उसको समझ लो ध्यान से, जस्ट समझना है, लिखना कुछ भी नहीं है। ये ऑस्ट्रेलिया है, ये साउथ अमेरिका है। चलो इधर साउथ अमेरिका ले लेते हैं, इधर ऑस्ट्रेलिया ले लेते हैं। एक ही बात है, हम ले सकते हैं। साउथ अमेरिका हो गया, इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो पहले समझो मॉनसून कैसे आती है। इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया के इस तरफ है, तो मैं इंडिया यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ रफली। ध्यान से समझना है एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है ना? कहाँ से विंड्स आती हैं, ध्यान से समझना है इसको। देखो यहाँ पे क्या होता है, जब जून का महीना होता है उस टाइम पीरियड पे, है ना? तो जून से पहले की अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, तो यहाँ पे वाटर बॉडी है, आपको पता ही है यहाँ पे कौन सा ओशन है, पैसिफिक ओशन है। अब क्या होता है कि साउथ अमेरिका के यहाँ पे बिल्कुल ऊपर, साउथ अमेरिका बहुत बड़ा है, लाइक अगर आप देखोगे बहुत बड़ा पार्ट है साउथ अमेरिका का। तो साउथ अमेरिका के यहाँ पे जो है वो क्या होता है कि वार्म वाटर होता है, एक तरह का वार्म वाटर। और अगर आप देखोगे यहाँ पे चलती है एक विंड जिसको कहते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। समझना है बस ध्यान से, मैं आपको कोई ऐसे नहीं कि कुछ अलग से वर्ड्स बता रहा हूँ या आपने कुछ रट्टा लगाना है इसमें, और कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ समझो इसको कि क्या कंसेप्ट है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है वो ऐसे चल रही है इस तरफ। तो अगर इस डायरेक्शन में कोई विंड चल रही है तो इसका मतलब क्या होगा, पानी भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब ये वार्म वाटर जो है वो इस तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, है ना? किस तरफ मूव करेगा? ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव करेगा। अब अगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ ये वार्म वाटर मूव करेगा इस करंट के साथ, इस विंड के साथ, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे एक स्पेस बन जाएगी, यहाँ पे पानी खाली नहीं हो जाएगा कि ऊपर जाएगा। बताओ यस और नो? यस सर। तो यस। बताओ इसकी स्पेस कौन लेगा? विद इन नैनो सेकेंड्स इसकी स्पेस जो है वो फिल हो जाएगी। कौन ले लेगा इसकी स्पेस? कोल्ड। ये जो नीचे से पानी आके क्या ले लेगा? इसकी स्पेस ले लेगा, है ना? ऐसे सर्कल चलेगा पूरा का पूरा। इसका मतलब क्या होगा, ये पानी इस तरफ मूव कर रहा है, ये वाला पानी जो है वो ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब नीचे जो कोल्ड वाटर है वो ऊपर आ जाएगा। आप कह सकते हो कि वार्म वाटर इस तरफ चला जाएगा। जब वार्म वाटर ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट पे इकट्ठा हो जाता है, इधर इस वाले कॉर्नर पे इकट्ठा हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होती है? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होगी, इसका मतलब कुछ बारिश ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पे हो जाएगी, कुछ इस विंड के साथ जो है वो क्लाउड्स क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे, इंडिया की तरफ जो है वो चले जाएंगे, और इंडिया में क्या हो जाएगी? बारिश हो जाएगी। दिस इज द नॉर्मल सर्कमस्टांस। जब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, नॉर्मल कंडीशंस है, ऐसे ही जो है वो विंड क्या करती है? मूव करती है। ये मॉनसून का एक्चुअल में फंडा है, मॉनसून इस तरह से आती है। ध्यान से समझ लो इस बात को। अब क्या होता है एल नीनो के केस में, सेम फंडा हमने रखना है, सिर्फ बस विंड्स की मूवमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। ये वही है ऑस्ट्रेलिया, ये आपके पास जो है वो क्या है? साउथ अमेरिका। तो इसमें होगा क्या, ये आपके पास वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी है। अब होगा क्या कि यहाँ पे जो वार्म करंट्स हैं, ध्यान से सुनियो, जो ये वार्म करंट्स हैं ये मूव तो करेंगी, लेकिन इनकी स्पीड स्लो हो जाती है, बिकॉज ये जो ऊपर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है ये बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है किसी सर्कमस्टांस के कारण। कोई भी हो सकता है वो, ठीक है, क्योंकि ये हर साल तो होता नहीं है। कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट की स्पीड नहीं है, मान लो। अगर स्पीड नहीं है तो इसका मतलब ये जो वार्म करंट्स है वो भी धीरे चलेंगी, है ना, जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रही थी। तो ये रेदर देन पूरे टाइम पीरियड के अंदर, लाइक मैंने कहा कि 3 महीने के अंदर मान लो ये साउथ अमेरिका से कहाँ चल के आ रही है? ऑस्ट्रेलिया की तरफ। अब ये 3 महीने में यहां तक ही पहुंची, यहां तक ही पहुंची, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया तक पहुंची नहीं। तो इसका मतलब जो इवेपोरेशन होगी वो यहीं पे हो जाएगी अब,
जो इवेपोरेशन होगी तो वो यहीं पे हो जाएगी। अब अगर इवेपोरेशन यहीं पे हो जाएगी तो इसका मतलब यहीं पे रेनफॉल भी हो जाएगी। तो पहले रेनफॉल कहाँ पे हो रही थी, ऑस्ट्रेलिया, या ऑस्ट्रेलिया से किस तरफ जा रही थी, इंडिया की तरफ। मैं इंडिया के रिस्पेक्टिव में बात कर रहा हूँ, अदरवाइज मानसून और भी जगह पे आती है, तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के रिस्पेक्ट में और इंडिया के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो इंडिया में हो रही थी और ऑस्ट्रेलिया में भी हो रही थी बारिश। अब क्या होगा, पहले साउथ अमेरिका में बारिश नहीं हो रही थी, साउथ अमेरिका में फेमिन लाइक कंडीशन थी, सोका पड़ा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में बारिश हो रही थी, रेनफॉल हो रही थी, इंडिया में भी रेनफॉल हो रही थी। लेकिन अब उल्टा हो गया, देखो इससे क्या होगा, ये एल नीनो है, याद रखना है एल नीनो। इसमें क्या होता है कि जो वार्म करंट्स है वो यहाँ तक पहुंच नहीं पाती ऑस्ट्रेलिया तक, बीच में ही रह जाती हैं, या साउथ अमेरिका में ही जो है वो नहीं, साउथ अमेरिका से चलती हैं तो थोड़ा सा रास्ता ही ट्रेवल होता है। तो इसका मतलब अब रेनफॉल कहाँ पे हो जाएगी, साउथ अमेरिका में ही हो जाएगी या उसके आसपास के एरिया में हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में फेमिन लाइक कंडीशन बन जाएगी, यहाँ पे भी क्या बन जाएगी, इंडिया में फेमाइन लाइक कंडीशन बन जाएगी। ये कौन सा कंसेप्ट है, एल नीनो का। क्लियर यहाँ तक, पहले बताओ यस और नो। Yes, sir. Yes, एक्सक्यूज sir. मी सर, हाँ जी, सर जो ये सेकंड सर्कमस्टांस में जहाँ पे ये नॉर्थ ईस्टर्न करंट्स थे, ये ऑस्ट्रेलिया तक नहीं पहुंच पाए, वहां पे ये 3 महीने से, फॉर एग्जांपल आपने 3 महीने लिया है, ये हाँ 3 महीने से आगे क्यों नहीं गए, मतलब ये वहीं पे जाके मतलब देखो, पहले मान लो इसकी स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर थी, अब इसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या ये उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, यस नहीं कर पाएगा ना। अगर ये 10 किलोमीटर पर आवर है, रोज इतना ही चल रहा है, 3 महीने से चल रहा है, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर होगा। मतलब 1 महीने में अगर आप देखोगे तो बहुत सा डिस्टेंस जो है वो कवर हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी स्पीड कम होगी 2 किलोमीटर, तो ये आप कह सकते हो कि डिस्टेंस जो है वो आधे से भी कम ट्रेवल करेगा, है ना। बेसिकली 1/4 डिस्टेंस कवर करेगा या 1/5 डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस पूरा का, इसकी स्पीड कम होने के कारण, क्योंकि देखो अगर कोई वाटर बॉडी है, इसके ऊपर ऐसे विंड कोई जा रही है, तो जितनी विंड की स्पीड होगी उतनी ही मूवमेंट से जो पानी भी क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। लेकिन अगर विंड की स्पीड कम होगी तो पानी भी जो है वो मूव करना क्या कर जाएगा, स्लो हो जाएगा। उसी का इफेक्ट है किसके ऊपर पड़ता है, ये मानसून के ऊपर, जिसको हम क्या कहते हैं, एल। ये जो वार्म करंट्स हैं ये साउथ अमेरिका से इनिशिएट तो हो जाती हैं, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच नहीं पाती। अगर पहुंचेंगी तो मानसून आएगी, अगर नहीं पहुंचती हैं तो वो इफेक्ट किसको क्या कहते हैं, एल नीनो। क्लियर। ओके सर। इसकी एक और इमेज भी दिखाऊंगा पहले, लेकिन इसका एक दूसरा कंसेप्ट समझो, इसका ऑपोजिट जो कि आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ। अब इसके ऑपोजिट सोचो क्या हो सकता है एल नीनो के, सोच के देखो। तो जो विंड है सर वो बहुत तेज जाएंगी। बहुत तेज चल पड़े, 10 की बजाय 20 किलोमीटर पर आवर से चल पड़े, तो इसका मतलब रेदर देन ये ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे, कि ऑस्ट्रेलिया को क्रॉस नहीं कर जाएगा विद इन टाइम पीरियड, 3 महीने के अंदर क्रॉस कर जाएगा, यहाँ पे पहुंच गया, इंडिया के बहुत पास पहुंच गया, इंडिया यहाँ पे है तो इंडिया के पास पहुंच गया, तो इसका मतलब इंडिया में मानसून जल्दी नहीं आ जाएगी, आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। यस सर। तो Yes, ऐसा sir. भी हो सकता है कि पानी बहुत ज्यादा होगा क्लाउड्स के पास, तो फ्लड्स भी तो आ सकते हैं उस केस में, आ सकते हैं नहीं, Yes, sir. आ सकते हैं। बस यही ला नीनो है। तो ला नीनो में बेसिकली क्या होता है, ला नीना में फ्लड्स आ जाते हैं, मानसून जल्दी आ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, ला नीना इफेक्ट कहते हैं। जब मानसून लेट हो जाती है, फेमाइन अकाल पड़ना स्टार्ट हो जाता है, उस इफेक्ट को हम क्या कह देते हैं, एल नीनो। दिस इज द कंसेप्ट। और इसको एक डायग्राम से और देखो, समझाता हूं, समझो इसको। एक डायग्राम देखता हूं, मेरे पास थी, मैंने आप ही के लिए रखी हुई है। हाँ ये रहे, एक मिनट दिखाता हूँ। ये देखो, आपको इमेज दिख रही होगी, दिख रही है। Yes, sir. अब देखो इसको ध्यान से, ये जो आप ऊपर देख रहे हो ना, ये नॉर्मल कंडीशन है। लाइक ये देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पे, नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल में क्या होता है, ये देखो जो ट्रेड विंड्स हैं, ट्रेड विंड्स का मतलब जो हमारे पास नॉर्थ ईस्टली और साउथ ईस्टली विंड्स हैं, उनको क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्टली। तो हमने नॉर्थ ईस्टली ले लिया था, आप कोई भी ले सकते हो। जनरली हम साउथ अमेरिका की साइड पे बात करते हैं, तो साउथ ईस्टली भी ले सकते हो। तो इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे अपने मैप को, ध्यान से देखियो, अब मैं वही बना रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए।
हमने बताया था कि किस तरफ चलती हैं विंड्स, ऐसे चलती हैं, ठीक है, ऐसे चलती हैं। तो इसका मतलब अगर ऐसे चल रही है तो पानी की डायरेक्शन भी ऐसे ही होगी, मतलब साउथ अमेरिका इस तरफ है, साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ चल रही है, ऐसे चल रही है विंड्स, ठीक है। ध्यान से समझते जाइयो कि कैसे विंड्स चल रही है। तो ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इस मैप में हम साउथ अमेरिका यहाँ पे बना सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे बना सकते हैं। तो साउथ अमेरिका से चली विंड कहाँ पे पहुंची, देखो कहाँ पे पहुंचेगी, बताओ, ध्यान से देखो। अगर साउथ अमेरिका से चलेगी यहाँ से तो कहाँ पे पहुंचेगी, गोल है भैया पृथ्वी तो कहाँ पे पहुंचेगी, ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंचेगी यहाँ पे। तो ये वैसे ही बनाया हमने। तो ये साउथ अमेरिका है, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। तो साउथ अमेरिका से देखो ये फ्लो चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, इस तरफ चल रही है विंड्स। अगर इस तरफ चल रही है तो देखो लिखा हुआ है नीचे अपवेलिंग ऑफ कोल्ड डीप वाटर, तो पानी ऊपर आ जाएगा, कोल्ड वाटर तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर कोल्ड वाटर यहाँ पे आ गया इसका मतलब वार्म विंड्स यहाँ पे चली गई, वार्म वाटर यहाँ पे चला गया, यहाँ पे क्या बन गए, क्लाउड्स। तो क्या होगा, राइजिंग एयर कॉजेज थंडरस्टॉर्म्स एंड फ्लड्स, तो ऑस्ट्रेलिया में बारिश हो जाएगी। यहीं आगे क्या क्रिएट करते हैं, इंडिया में रेनफॉल क्रिएट करते हैं, ठीक है। और साउथ अमेरिका में क्या हो गया, ड्राई सिंकिंग एयर कॉजेज ड्रॉट्स, यहाँ पे क्या आ गया, फेमिनिन आ गया। ये नॉर्मल कंडीशन होगी। अब मैंने बताया था कि क्या होगा एल नीनो में, एल नीनो में ये विंड स्लो हो जाती है। देखो स्लो का मतलब है कि ये विंड्स यहाँ पे पहुंच ही नहीं पाती, मतलब अब अगर आप देखोगे ध्यान से कि ऑस्ट्रेलिया में नहीं पहुंची ये विंड्स, है ना। ऑस्ट्रेलिया में ना पहुंचने के कारण जो है वो ये विंड्स यहीं पे रह जाती है। अगर यहीं पे रह गई तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी बहुत ज्यादा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेमीन आ जाएगा, अपवेलिंग भी नहीं होगी कोल्ड वाटर की, जिसके कारण जो है वो पूरा का पूरा इफेक्ट जो है उसको क्या कहते हैं, एल नीनो। इसका उल्टा एक होता है एल नीनो, वो मैं बता चुका हूँ। अगर यहाँ पे पहुंच जाए और इंडिया में बारिश जल्दी हो जाए, या फिर ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा जो है वो क्या हो जाए, ऑस्ट्रेलिया के बाहर भी जो है वो फ्लड्स आने स्टार्ट हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, ला नीनो। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना बस। क्लियर। अब आ जाओ सीजन्स के ऊपर थोड़ा सा, ये तो हो गया एल नीनो ला नीनो। सीजन्स ध्यान से समझना है, एक चार्ट बनाऊंगा, है ना। चलो एक अलग सी डायग्राम से करते हैं। ये पृथ्वी है हमारी। मैं अच्छा कितने सीजन होते हैं बताओ, कितने सीजन होते हैं, 4 सीजन। इसका मतलब 4 मैं अलग अलग मूवमेंट्स बना लेता हूँ, 4 अलग अलग कंडीशंस। ठीक है। तो एक अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि ये 2D में है तो 3D में ज्यादा समझ में आ सकता था, लेकिन जस्ट अज्यूम कर लो कि यहाँ पे जो विंड्स वर्टिकल हैं वो किसके वर्टिकल है, किसके वर्टिकल लग रही है, यहाँ पे देखो इक्वेटर, ठीक है। यहाँ पे भी किसके वर्टिकल है, इक्वेटर, इक्वेटर। यहाँ के किस पे वर्टिकल है, मान लो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे कैंसर के ऊपर वर्टिकल है, यहाँ पे जो है वो कैप्रिकॉर्न के ऊपर वर्टिकल, कैप्रिकॉर्न के ऊपर। अब ध्यान से समझना है पूरे कंसेप्ट को। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वर्टिकल होती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की, ठीक है। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकल होती हैं तो इसका मतलब सूरज जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल ऊपर है। तो बताओ दिन की लेंथ ज्यादा होगी या रात की लेंथ ज्यादा होगी, दिन की। है ना। रोशनी दिन में ज्यादा होगी क्योंकि सूरज ऊपर है बिल्कुल, तो इसका मतलब रोशनी ज्यादा होगी, रोशनी ज्यादा है मतलब दिन ज्यादा होगा। तो इसका मतलब नाइट की लेंथ क्या होगी, कम होगी। साथ में लिखते रहना है ना, जो जो मैं लिखवा रहा हूँ ये चीजें लिखते हैं। चलो मैं एक लाइन लिखवा दूंगा बाद में, छोड़ो। तो डे की लेंथ क्या होगी, ज्यादा, नाइट की लेंथ होगी कम। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो बताओ कब बनती है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, मतलब जिस दिन मैक्सिमम लेंथ होगी डे की, शॉर्टेस्ट लेंथ होगी नाइट की, कौन सी दिन, जून, कौन सी जून को, 21 जून। 21 ऑफ जून। याद रखना है ये कौन से दिन बनती है, 21 ऑफ जून को बनती है। तो हमारे पास लिखने को क्या आया, लिखो एक लाइन, लिखो ऑन ट्रॉपिक ऑफ, ना ऐसे लिखो, ऑन 21 जून, ऑन 21 जून sun rays are vertical, on 21st June sun rays are vertical on tropic of cancer
Sun rays are vertical on Tropic of Cancer. Sun rays are vertical on Tropic of Cancer. It means Cancer countries observe. It means Cancer countries observe, मतलब जहां से Tropic of Cancer पास कर रही है. It means Cancer countries observe longest day and shortest night. Longest day and shortest night. इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है समर सॉल्स्टिस के नाम से. याद रखना है क्या कहते हैं इसको. समर गर्मियां होंगी बाय डिफॉल्ट, अगर दिन की लेंथ ज्यादा है, सूरज ऊपर है बिल्कुल, तो गर्मियां होंगी. और इसको किस नाम से जाना जाता है? समर सॉल्स्टिस के. समर सॉल्स्टिस. अच्छा, अब सोच के बताओ, अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सूरज है बिल्कुल, तो कहाँ पे नहीं पहुंच रहा होगा? कैप्रिकॉन के ऊपर नहीं पहुंच रहा होगा या कम पहुंच रहा होगा? तो इसका मतलब कैप्रिकॉन पे उस टाइम पे क्या कंडीशन बन जाएगी? विंटर, Nights long. नाइट, क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा ना बिल्कुल. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा? विंटर सॉल्स्टिस. तो शॉर्ट में लिख लो इसी के साथ. ऑन सेम डे कैप्रिकॉन कंट्रीज ऑब्जर्व विंटर सॉल्स्टिस. जस्ट मैं आपको शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ. इसका मतलब क्या हो गया कि शॉर्टेस्ट डे लॉन्गेस्ट डे. तो इसका मतलब जब इंडिया में गर्मियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में मैंने बताया था क्या होती है? सर्दियां होती हैं. तो उल्टा होता है सीजन. अब देखो, आपको पता है 12 महीने होते हैं एक साल में. आपने कहा कि 4 सीजन है. इसका मतलब ऑलमोस्ट एक सीजन की ड्यूरेशन कितने महीने की होगी? 4 months. 3 मंथ्स की नहीं होगी यार. क्या कर रहे हो? मैथ कैलकुलेशन. 12 महीने आपके पास, 4 सीजन है, तो इसका मतलब एक सीजन की ऑलमोस्ट ड्यूरेशन कितनी होगी? 3 महीने की होगी. तो इसका मतलब यहां से यहां पहुंचने में ऑलमोस्ट कितना टाइम लगेगा अगले सीजन में? 3 months, यहां से 3 यहां months. पहुंचने में भी कितना लगेगा? 3 months. इसका मतलब कैंसर से कैप्रिकॉन पे वर्टिकल होने में कितना टाइम लग गया टोटल? 6 months. तो आफ्टर 6 मंथ्स जो है वो कंडीशंस रेप्लिकेट कर जाएंगी, मतलब बिल्कुल उल्टी हो जाएंगी. मतलब अब सनरेज किसके वर्टिकल हो गया? कैप्रिकॉन के. कैप्रिकॉन के वर्टिकल होगा तो इसका मतलब कैप्रिकॉन पे डे क्या होगा? बड़ा होगा. नाइट क्या होगी? शॉर्ट हो गई. अब हमें कैप्रिकॉन का तो याद नहीं रखना. इसका उल्टा करो अब कि कैप्रिकॉन पे अब शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट है, तो इसका मतलब इंडिया में क्या होगा? शॉर्टेस्ट डे और Longest nights. तो ये कब होता है बताओ इंडिया में? Winter. विंटर मतलब Winters. कौन सी डे को? कोई एग्जैक्ट डेट हो? ऑलमोस्ट 21st एक December. आधा दिन ऊपर नीचे हो जाता है किसी भी साल में. कौन सी दिन होता है? 21st December. 22 दिसंबर भी लिख सकते हो, 21 दिसंबर भी लिख सकते हो. तो लिख लो ऑन 22 दिसंबर sunrays are vertical. On 22 December sunrays are vertical on Tropic of Capricorn. That's why Capricorn countries observe मैं सीधे लिखवा देता हूँ समर सॉल्स्टिस एंड कैंसर कंट्रीज ऑब्जर्व विंटर सॉल्स्टिस. कैप्रिकॉन कंट्रीज ऑब्जर्व समर सॉल्स्टिस एंड कैंसर कंट्रीज ऑब्जर्व विंटर सॉल्स्टिस. यहां तक किसी को कोई डाउट हो? बताओ. No, sir. नहीं. अब ध्यान से सुनियो मेरी बात को, समझियो. सिंपल सा कंसेप्ट है. यहां से यहां जाने में उल्टा हो गया बिल्कुल सीजन. अगर आप देखोगे अभी हमने किया कि यहाँ पे समर था, यहाँ पे विंटर थी. जब यहाँ पे विंटर था तो यहाँ पे समर था. अब दोबारा से क्या होगा एक बार 6 महीने के बाद? फिर उल्टा नहीं होगा? बताओ. Yes, होगा sir. या नहीं होगा? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसका मतलब 2 बार उल्टा हुआ है सीजन. तो क्या बीच में इक्वल भी हुआ होगा कभी ना कभी? Yes, sir. हुआ होगा ना बीच में इक्वल. जब आप यहां से यहां आए है ना, तब एक बार दोनों आपस में क्या हुए होंगे? इक्वल. जब यहां से यहां आए तब भी इक्वल हुए होंगे. क्या इक्वल हुआ होगा? लेंथ ऑफ डे एंड नाइट. इक्वल कब होंगे? जब दोनों तरफ रोशनी बराबर पहुंचेगी.
अगर दोनों तरफ रोशनी बराबर पहुंचेगी मतलब ऐसी कौन सी लाइन है जिसके ऊपर जो है वो फॉल करेगा? इक्वेटर। Equator. इक्वेटर पृथ्वी को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, तो अगर 2 पार्ट में डिवाइड करता है इसका मतलब अगर इक्वेटर के ऊपर जो है वो सनरेज फॉल करेंगी तो दोनों तरफ रोशनी बराबर पहुंचेगी, इसका मतलब डे और नाइट की लेंथ क्या होगी? बराबर होगी। तो इक्वेटर एक ऐसा पॉइंट है जिसको अगर हम देखें कि सनरेज वर्टिकल पड़ रही है इसके ऊपर तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स, मतलब उस डेट को क्या बोला जाता है? इक्विनॉक्स बोला जाता है। तो आप लिखो अगला पॉइंट, व्हेन सनरेज आर वर्टिकल ऑन इक्वेटर, when sun rays are vertical on equator, comma, this point is known as equinox. 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 तो अब देखो ध्यान से, अगर मैं इंडिया के बिहाफ पे बात कर रहा हूं तो आप देखो इंडिया में समर कब आया? ध्यान से देखियो, इंडिया में समर कब आया? June. जून में 3 महीने ऐड करो, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर। तो सितंबर में कौन सा सीजन आएगा बताओ? लिखना कुछ नहीं अभी। गर्मियों के बाद क्या आता है? पतझड़ आती है या बसंत आता है? फॉल सीजन। क्या आता है? पतझड़। पतझड़ आती है, फॉल सीजन आता है, मतलब कह सकते हो कि ऑटम आता है इसमें। बिल्कुल ठीक है, इसमें क्या आता है हमारे पास? ऑटम आता है। और फिर इधर क्या आएगा हमारे पास? स्प्रिंग आएगा। Spring. आप इसी के साथ लिखोगे, स्प्रिंग का मतलब बसंत, तो अब लिखो इसके बाद एट इक्विनॉक्स, टू सीजन्स, कॉमा डाल के लिखिए, टू सीजन्स अकर, वन इज ऑटम, सेकेंड इज स्प्रिंग। वन इज ऑटम, सेकेंड इज स्प्रिंग। और ब्रैकेट में लिख लियो, स्प्रिंग फॉल्स आफ्टर विंटर, स्प्रिंग फॉल्स आफ्टर विंटर एंड ऑटम फॉल्स आफ्टर समर। वो किसी भी कंट्री के रिस्पेक्ट में आप देख सकते हो, नदर्न हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट। अगर सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर है तो इसका मतलब विंटर के बाद वहां पे क्या बनेगा? स्प्रिंग बनेगा। अगर आप नदर्न के हिसाब से देख रहे हो तो इसका मतलब समर के बाद जो है वो हमारे पास क्या बनेगा? ऑटम बनेगा। अभी मैं एक चार्ट बनाऊंगा तो आप उससे भी समझ जाओगे। देखो ध्यान से, एक चार्ट बनाऊंगा अभी सीजन का, वो बना लेना है बस आपने। ये है नदर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न की बात कर रहा हूँ एक तरह से। तो हमने जो सीजन लिखे हैं, हाँ एक बात याद रखनी है कि ये कब बनता है, ठीक है? इंडिया के रिस्पेक्ट में अलग डेट को बनेगा, मैं इंडिया के रिस्पेक्ट में लिखवा देता हूँ। ये 23 सितंबर को बनता है, ध्यान रखना है। और स्प्रिंग जो इंडिया में बनता है वो कब बनता है? कौन सी मार्च को? 21 मार्च। 1 मार्च को, ठीक है? इंडिया के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ क्योंकि सारी डेट्स हमने इंडिया के रिस्पेक्ट में लिखी है। लाइक 21 जून को इंडिया में गर्मियां, 23 सितंबर को ऑटम मतलब पतझड़, 22 दिसंबर को सर्दियां, और यहाँ पे 21 मार्च को बसंत, ठीक है? अब देखो यहाँ पे सीजन कैसे बनेंगे, एक एक डेट ले लेते हैं। हमने 22 जून ही लिखा था या 21 जून? 21 जून लिखा था, तो देख लेते हैं। 21 जून से लेके 23 सितंबर तक, फिर 24 सितंबर से लेके 22 दिसंबर तक, फिर 23 दिसंबर से लेके 21 मार्च तक, फिर 22 मार्च से लेके हम ले रहे हैं हम इसको 20 जून तक। आप इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो, इसको 21 लिख लिया, 22 ठीक है। अब देखो नदर्न हेमिस्फीयर में बताओ 22 जून से लेके 23 सितंबर में क्या आता है बताओ? Summer. गर्मियां। तो यहाँ पे क्या आएगा? विंटर। Winter. क्योंकि सनरेज किसके वर्टिकल होती है? यहाँ पे कैंसर के। लिख सकते हो साथ में, लिख लियो, कैंसर के वर्टिकल होती है। नेक्स्ट, अच्छा अब बताओ 23 दिसंबर से लेके 21 मार्च के बीच में यहाँ पे विंटर्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा? समर। तो यहाँ पे किसके वर्टिकल हो गया? कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब देखो आगे,
मैंने बताया था समर के बाद क्या आता है, Autumn. क्या आता है, ऑटम। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, स्प्रिंग। Spring. तो यहाँ पे इक्वेटर के ऊपर है, यहाँ भी इक्वेटर के ऊपर है, तो यहाँ पे देख लो विंटर के बाद क्या आएगा, स्प्रिंग। Spring. यहाँ पे क्या आएगा, ऑटम। Autumn. तो आप इंडिया के रिस्पेक्ट में देख सकते हो, इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में आता है तो इंडिया हो गया, ये सदर्न हेमिस्फीयर ऑस्ट्रेलिया ले लो, ये कैप्रिकॉन ले लो, ये कैंसर ले लो, सिंपल सी बात है। अब कोई भी सीजन में आपको डाउट ही नहीं आएगा, किसी भी तरह से इसको खोल के देख लो। क्लियर? Yes, sir. चलो Yes. अब आ जाओ अगला चैप्टर जो हमारा थोड़ा सा पेंडिंग पड़ा हुआ है, नेचुरल वेजिटेशन। कर लें आज ही, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? No, sir. चलो खत्म कर लेते हैं, छोटा सा ही पार्ट है, फिर अगले में आपके डाउट्स हो जाएंगे, फिर वो ले लेंगे। हमने वाइल्ड लाइफ वाला पार्ट कर लिया था, सारी वाइल्ड लाइफ हमने लिख ली थी, कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको नेशनल पार्क से लिखवा दिए थे, बायोस्फीयर रिजर्व 18 के 18 लिखवा दिए थे, मेरे ख्याल से सबने लिखी हुई है। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो हमारे पास अब पार्ट जो रह गया वो वेजिटेशन का रह गया। वेजिटेशन तो वैसे बहुत तरह की है, मतलब इंडिया जो है वो वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज में से है। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि ये एनटीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज में से एक है इंडिया, और इंडिया जो है वो आप कह सकते हो फ्लोरा एंड फौना, मतलब दो तरह की आप कह सकते हो हमारे पास, लाइक मैं वेजिटेशन तो नहीं कहूंगा, हम कह सकते हैं कि पूरी बायोडाइवर्सिटी को हम दो पार्ट में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, फ्लोरा एंड फौना के बेसिस पे। फ्लोरा डिनोट्स, फ्लोरा किसके बारे में बताता है, Plants. प्लांट्स या उसकी कम्युनिटी के बारे में, फौना किसके बारे में बताता है, एनिमल। Animal. एनिमल या Animal. उसके किंगडम के बारे में, ठीक है, तो एनिमल स्पीशीज के बारे में बताता है। तो इंडिया जो है वो 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी में से आता है पूरे वर्ल्ड में। तो इसमें आप अगर देखोगे तो अलग अलग पोजीशन जो है वो इंडिया के पास है। लाइक इंडिया में 47,000 के आसपास, अब तो बहुत ज्यादा हो गई है लेकिन 50,000 लिख सकते हो आप अप्रोक्सीमेट में याद करने के लिए, कितनी स्पीशीज हैं लाइक पूरे इंडिया के अंदर, और पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो इंडिया का स्थान जो है वो 10th नंबर पे। अगर मैं सिर्फ स्पीशीज की बात कर रहा हूँ, प्लांट स्पीशीज की, याद रखना आपने, सिर्फ प्लांट स्पीशीज की बात करो, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का रैंक जो है वो 10th है। अगर आप सिर्फ एशिया के बेसिस पे कंपेयर करोगे तो इंडिया का रैंक जो है वो 4th है, आई थिंक। एक बार इसको एनसीईआरटी से कंफर्म कर लियो, नई एनसीईआरटी में कोई डाटा चेंज ना आ गया हो, ठीक है। तो ये भी देख लियो, 47,000 ही लिखा हुआ है। तो 47,000 प्लांट स्पीशीज, 10th रैंक इन द वर्ल्ड, इन द प्लांट स्पीशीज, 4th रैंक इन द एशिया इन द प्लांट स्पीशीज। ये आपने थोड़ा सा डाटा याद रखना है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसमें लाइक फ्लावरिंग प्लांट्स का देखोगे, सिर्फ जो फ्लावर्स देते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स का, तो उसकी स्पीशीज एक बार फिर से एनसीईआरटी से चेक करते रहियो, आई एम नॉट श्योर अबाउट द न्यू डाटा, मेरे थोड़ा सा पुराना ही याद है। तो 15,000 स्पीशीज जो है हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स की है, 15,000, ठीक है, जो कि आप कह सकते हो पूरे वर्ल्ड का देखियो 6% ही लिखा हुआ है। Yes, sir. पूरे वर्ल्ड का 6% फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या करती है, कवर करती है, ठीक है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी है, जैसे कि आप कह सकते हो हमारे पास जो काई होती है ना, जमी हुई हरी हरी सी, वो आ गया इसमें, वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है ना, जो बिल्कुल सतह से अटैच होकर रहती है। लेकिन अगर आप एनिमल की स्पीशीज की बात करोगे, एनिमल की स्पीशीज में इंडिया का रैंक तो नहीं इसमें ऐसा सच निकाल सकते क्योंकि एनिमल स्पीशीज जो है वो करोड़ों में है। लेकिन अगर इंडिया की बात करोगे तो एनिमल स्पीशीज ऑलमोस्ट आपको 1 लाख वैरायटीज मिल जाएंगी, लेकिन एग्जैक्ट जो एनसीईआरटी का डाटा पिछले साल का था वो 90,000 का था। तो 90,000 स्पीशीज जो है वो एनिमल की आपको मिल जाएगी, जो कि सब तरह की स्पीशीज की हम बात कर रहे हैं, जिसमें लाइक मेरीन भी है और आप कह सकते हो वाइल्ड लाइफ भी है, दोनों है मतलब इसके अंदर। दो ये डाटा मैं इसलिए आपको लिखवा रहा हूँ कि एग्जैक्ट इसलिए बता रहा हूँ एनसीईआरटी वाला, ताकि आपने याद रखना है, ताकि आपको अगर पूछ लिया जाए एनटीएससी के अंदर तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या है। तो ये तो हो गया चलो हमारा डाटा की क्या क्या हमारे पास है। लेकिन अगर आप देखोगे इसमें एनसीईआरटी के अंदर एक लाइक फ्लोरा एंड फौना के बारे में बताया हुआ, एक वर्जिन वेजिटेशन के बारे में बताया हुआ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्जिन वेजिटेशन? बताओ।
जो वेजिटेशन बिना किसी ह्यूमन नो ह्यूमन इंटरफेरेंस वेजिटेशन, बस इतना ही याद कर लो। नो ह्यूमन इंटरफेरेंस वेजिटेशन, नेचुरली अकर वेजिटेशन हो, प्लांट कम्युनिटी हो कोई ऐसी जिसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो, और या आप ये कह सकते हो सदियों से कोई उससे लेना देना ही नहीं है ह्यूमन का, कोई उसमें इंटरवेंशन हुई नहीं सदियों से, पहले होती होगी किसी टाइम पीरियड पे, एंशिएंट टाइम पीरियड पे, तो सदियों से कुछ नहीं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्जिन वेजिटेशन कह देते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना कि होता क्या है। चलो अब देखो, जो हमारी वेजिटेशन है वो बहुत सी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, तो उसको मैं सिंपली तो नहीं बताऊंगा, लाइक आपने उसको याद रखना है बस। लैंड है ना, लैंड के ऊपर डिपेंड करती है, माउंटेनियस एरिया है, कौन सी सॉइल है ना, तो सॉइल के ऊपर। टेम्परेचर ठंडा है, गर्म है, मरुस्थली है, कौन सा, उसके ऊपर डिपेंड करता है, अभी हम एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, फिर टेम्परेचर के साथ ही आप लिख सकते हो सनलाइट, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि फोटोसिंथेसिस होगा नहीं होगा, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और चौथा हमारे पास क्या है, रेनफॉल, वो भी बेसिकली टेम्परेचर का इफेक्ट है, लेकिन आप देख सकते हैं। तो लैंड, सॉइल, टेम्परेचर एंड रेनफॉल, ये ऐसी 4 चीजें हैं जिसके ऊपर हमारी वेजिटेशन जो है वो जनरली डिपेंड करती है। लेकिन हमारी वेजिटेशन, ध्यान से समझियो, अब मैं एक चार्ट के थ्रू समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। हमारी वेजिटेशन में सबसे बड़ा पार्ट जो है वो किसका है, फॉरेस्ट का है। लाइक जो वेजिटेशन है हम उसको फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो देखते हैं। तो देखो ध्यान से समझना है, फॉरेस्ट जो है वो जनरली मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, वैसे मैं एक ही पार्ट इसको लेके चल रहा हूँ अभी। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं इसको ट्रॉपिकल को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। एक मैं डिवाइड कर लेता हूँ मॉइस्ट, एक मैं ड्राई। ठीक है, याद रखना है, एक मैं कर रहा हूँ मॉइस्ट, एक मैं क्या कर रहा हूँ, ड्राई। मॉइस्ट का मतलब क्या होगा, पानी नहीं होगा, नमी होगी, है ना। तो मॉइस्ट की आगे कैटेगरी अगर मैं बनाऊं, अगर बहुत ज्यादा बारिश बन गई तो एवरग्रीन, अगर बहुत ज्यादा बारिश होगी एवरग्रीन। कई जगह पे सेमी एवरग्रीन की भी एक कैटेगरी होगी, हम उसको नहीं बना रहे क्योंकि एनसीईआरटी नहीं बनाता उसको, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट होगी। अगर उससे थोड़ी सी कम होगी तो वो कौन से फॉरेस्ट आ जाएंगे, डेसिड्यूस फॉरेस्ट आ जाएंगे। अगर उससे भी कम हो गई तो इसका मतलब वो कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे तो हम उसको खत्म कर देंगे, ड्राई के अंदर आ जाएंगे। अगर उससे भी कम होगी तो इसका मतलब वो क्या होंगे, और तरह के डेसिड्यूस हो सकते हैं, मतलब ड्राई डेसिड्यूस होंगे, एक मॉइस्ट डेसिड्यूस होंगे। अगर उससे भी कम होगी तो इसका मतलब वो क्या हो सकते हैं हमारे पास, थॉर्नी, थॉर्न फॉरेस्ट कह सकते हो, थॉर्न फॉरेस्ट कह सकते हो, जैसे ये कैक्टस वगैरह होते हैं। ठीक है, ये होगी एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की कैटेगरी। एक हम अलग से ले सकते हैं, वो मॉइस्ट के अंदर जनरली हम लेते हैं, वो कौन सी होते हैं हमारे पास, अलग से ही ले लो उसको। एक होते हैं माउंटेन फॉरेस्ट, जो माउंटेनियस एरिया में होते हैं, पहाड़ी एरिया में होते हैं। एक हमारे पास क्या होते हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट, जो बीच में होते हैं, जिनमें पानी जमा रहता है, जैसे जो हमारे पास ये मैनग्रोव होते हैं ना सुंदरबंस में, तो उनको कहते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट, जो बीच के आसपास मिलेंगे आपको। अब देखो इसमें हमने ये कैटेगरी क्यों बनाई, ताकि आपको याद हो जाए, ऐसे नहीं कि आप एक पार्ट में लिख लो। याद होने का मतलब है इसमें ये बारिश के अकॉर्डिंग है, ये जो कैटेगरी बनी हुई है रेनफॉल के अकॉर्डिंग है, क्योंकि मॉइस्ट और ड्राई का मतलब ही है कि ये रेनफॉल के अकॉर्डिंग है। तो याद रखना है, अगर 200 सेंटीमीटर से ऊपर ऊपर बारिश हो, 200 सेंटीमीटर से, तो उसको क्या कहते हैं, एवरग्रीन। अगर 100 से लेके 200 के बीच में हो तो उसको क्या कहते हैं, डेसिड्यूस, मॉइस्ट डेसिड्यूस। याद रखना उसको क्या कहते हैं, मॉइस्ट डेसिड्यूस। अगर 70 से लेके 100 के बीच में हो उसको क्या कह देते हैं, ड्राई डेसिड्यूस, 70 से लेके 100 के बीच में। अगर 20 से लेके 70 के बीच में हो तो उसको हम क्या कह देते हैं, थॉर्न फॉरेस्ट। तो इस तरह की कैटेगरी के, ये रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये लाइक ये बीच के ऊपर डिपेंडेंट है ना, कोई दलदली एरिया उसमें हो जाते हैं। माउंटेन का मतलब माउंटेनियस होगा, तो ये बारिश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, तो इसलिए इसकी कैटेगरी यहाँ पे नहीं हमने बनाई। चार्ट क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलो इससे थोड़ा सा ना आपको समझना आसान हो जाएगा कि हाँ इस तरह की। तो सबसे पहले हम आते हैं एवरग्रीन। एवरग्रीन मतलब जहां पे बारिश होगी, बहुत ज्यादा होगी, इसलिए एवरग्रीन मतलब सारा साल पत्ते जो है वो हरे रहेंगे, तो उसको हम क्या कह देते हैं, एवरग्रीन। तो आप सोच के देखो, मॉनसून सबसे ज्यादा वेस्टर्न में आती है, आपको पता है, इसलिए सबसे ज्यादा आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा भी इसी एरिया में मिलेगा, बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो मिल जाएगा। और एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब मैं बता चुका हूं कि एक तो रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ऊपर ऊपर होगी, ये पहचान है इनकी, 200 सेंटीमीटर से ऊपर ऊपर। दूसरी चीज याद रखनी है कि पेड़ों की जो लेंथ होती है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है वो 60 मीटर के आसपास होती है, 60 मीटर के आसपास जो है वो इसकी हाइट होगी। ठीक है,
क्योंकि इसमें जो है वो सारा साल ठंडा नहीं रहता, जितना ज्यादा ठंडा सा थोड़ा एरिया मिलेगा उसमें आपको हाइट जो है वो ज्यादा मिलेगी। जैसे आप मोन्टेन फॉरेस्ट में देखोगे उसमें हाइट आपको बहुत ज्यादा मिलेगी, 1000 मीटर भी हाइट मिल जाती है, लेकिन इसमें 60 मीटर के आसपास ही जो है वो आपको हाइट जो है वो देखने को मिलती है। इसमें आपको बहुत ही फेमस वैरायटीज जो है वो मिलेगी जो कि आपने याद रखनी है। कौन कौन सी याद रखोगे? अच्छा मैं बताता हूँ, क्योंकि एनटीएससी में ये क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी वैरायटी है जो याद रखनी है। इबोनी याद रखोगे, मेहगनी इंपॉर्टेंट है ये जो मैं लिखवा रहा हूँ, मेहगनी, रबर्ड केरला वाली साइड पे रबर्ड, नेक्स्ट रोजवुड, ये 4 याद कर लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है एवरग्रीन के अंदर। इबोनी, मेहगनी, रबर्ड, रोजवुड। और ये आपको मिलेंगे कहाँ पे? अगर आप ध्यान से देखो, मैंने आपको अभी मॉनसून करवाया है। एक तो मैंने बताया था मॉनसून साउथ वेस्टर्न से आती है, तो इसका मतलब आपको साउथ वेस्ट में बिल्कुल कॉर्नर पे यहाँ पे मिल जाएगी। मतलब स्टेट्स हो जाएंगी महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला, इन स्टेट्स में आपको मिल जाएगी। और मैंने एक बताया था कि यहाँ पे कुछ विंड्स इसको क्रॉस करके कहाँ पे पहुंचेंगी, बताओ? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु। नदर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु, तो तमिलनाडु सारा नहीं, नदर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु, नदर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु। तो इसको ध्यान से मार्क कर लेना है ताकि आपको याद हो कि एक्चुअल में कहाँ पे है। ये तभी क्लियर होगा जब आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर है और पहले आपने पढ़ा हुआ है। अच्छा ये तो हो गया कि साउथ वाले एरिया में। अब आपको पता है कि इंडिया में रेनफॉल सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ ईस्टली विंड्स आती हैं जो मैंने आपको लिखवाई हुई है कि इंडिया के यहाँ से नॉर्थ ईस्टली विंड्स आती हैं जो कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में टकराती हैं। जब नॉर्थ ईस्ट में टकराएंगी तो इसका मतलब सबसे पहले बारिश है वो नॉर्थ ईस्ट में होगी। तो नॉर्थ ईस्ट में आपको बहुत से एरिया में, इवन सारी स्टेट्स कवर हो जाती हैं नॉर्थ ईस्ट में। अरुणाचल प्रदेश का पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा कवर नहीं होता, सिक्किम का भी नहीं कवर होता इतना ज्यादा। क्यों नहीं कवर होता? क्योंकि ये माउंटेन फॉरेस्ट है, यहाँ पे माउंटेन्स आ जाती है, तो इसलिए यहाँ पे आप नहीं लिखोगे कि आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। यहाँ पे माउंटेन फॉरेस्ट की कैटेगरी बनेगी। बाकी सारी नॉर्थ ईस्टर्न में आपको बारिश मिलेगी। इसका मतलब सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में एक्सेप्ट सम पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ द सिक्किम। सिक्किम तो चाहे सारा ऐड कर लो लेकिन सारा मत करना, इसलिए सम पार्ट ऑफ अरुणाचल और सिक्किम लिख दिया करो। और बाकी सारी नॉर्थ ईस्टर्न में आपको मिलेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहां तक बताओ क्लियर? एरिया क्लियर होना चाहिए मैप से, वैरायटी क्लियर होनी चाहिए, कौन कौन सी वैरायटीज है, एक रेनफॉल, ये 3 चीजें आपको हर फॉरेस्ट के अंदर क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ इसके बाद डेसिड्यूस दोनों करवाऊंगा, ध्यान रखिए। डेसिड्यूस का मतलब मैंने बताया था 2 कैटेगरीज, एक तो 100 से लेके 200 के बीच में, एक 70 से लेके 100 के बीच में। ये हमारे पास मॉइस्ट होंगे, ये हमारे पास होंगे ड्राई। तो इसमें जो रेनफॉल है बेसिकली 100 से 200 के बीच में होगी। इसमें जो हाइट है पेड़ों की वो ऑलमोस्ट उतनी की रहती है, मतलब इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी याद रखियो कि ऑलमोस्ट जो है वो इसमें हाइट जो चली जाती है वो पेड़ों की कितने मीटर तक जो है वो चली जाती है? वो चली जाती है ऑलमोस्ट 50 to 60 मीटर, ऑलमोस्ट 50 to 60, मतलब अप टू होता है ये, कितनी भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, अप टू इतने की रहती है। दोनों में सेम ही रहेगी, कोई ऐसे नहीं कि कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है। नेक्स्ट इसकी वैरायटीज कौन कौन सी है याद रखना आपने। वहां पे लिखा था संदलवुड, रोजवुड लिखा था, यहाँ पे लिखोगे संदलवुड। ठीक है, एक बहुत ही फेमस लक्कड़ होती है जिसको यूज किया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पानी ट्रांसफर करने के लिए, बैम्बू। शायद आपने देखा भी होगा, होलो होता है वो, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। साल की लक्कड़ होती है, फर्नीचर के लिए यूज होती है। शीशम की सुनी होगी, शीशम आप दोनों में लिख सकते हो, ड्राई की भी एग्जांपल शीशम ले सकते हो। ये फर्नीचर के लिए यूज होते हैं, ज्यादातर ब्रिटिशर यूज करते थे इसको। ठीक है ठीक है, एक आपने मलबरी की याद करनी। ये एग्जाम्पल फेमस एग्जाम्पल्स हैं, संदलवुड, बैम्बू, साल, शीशम, मलबरी। क्लियर? ऐसे ही अब इनमें आ जाओ, पेड़ों की लेंथ सेम होगी, सिर्फ आपने एग्जाम्पल जो है वो थोड़ी सी आपने क्या करनी है, इसमें अलग कर देनी है। वहीं वुड जो आप सबसे ज्यादा देखते हो, सबसे ज्यादा यूज करते हो, टीक फर्नीचर के लिए यूज होता है, ठीक है।
नीम की लक्कड़ इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो आप, ठीक है। पीपल के पेड़ की एग्जाम्पल ले सकते हो, वो आप आसपास अपने देख सकते हो, ठीक है। साल की एग्जाम्पल इसमें ले सकते हो, शीशम की ले सकते हो, मतलब वो दोनों सेम ही वैरायटीज है क्योंकि 100 कॉमन है दोनों, तो इसका मतलब वो है डेसिड्यूसी। तो आपको एग्जामिनर ऐसे बहुत ही कम चांस है, मतलब रेयर ही कह सकते हो आप इसको, कि एनटीएससी में आपको ऐसे पूछ ले कि मॉइस्चर और ड्राई की एग्जाम्पल अलग अलग बता दो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दोनों की एग्जाम्पल आप सेमली याद कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हाइट सेम है और डेसिड्यूस फॉरेस्ट है, और इसका कोई ऐसे भी नहीं कोई अलग आपको एरिया मार्क किया हुआ मिलेगा, ठीक है। आप जो है वो एक ही एरिया जो है वो इसमें क्या रखोगे, याद रखोगे, और वो कौन सा है इंडिया का, मैक्सिमम पार्ट यहीं कवर करता है। याद रखना, अगर आपको पूछ ले इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कौन सा है, तो डेसिड्यूस फॉरेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे तो आपने देख लिया कि आपको ये वाला पार्ट मिल जाएगा, यहाँ पे तो अब आप देख चुके हो कि ये वाला आपको मिल जाएगा एवरग्रीन के अंदर, ये वाला तो एवरग्रीन आ गया। अब एवरग्रीन आ गया, इसका मतलब बाकी पार्ट देखना पड़ेगा फिर कौन सा है। तो अगर आप देखोगे, राजस्थान छोड़ दो, गुजरात छोड़ दो, गुजरात का कुछ पार्ट छोड़ दो, यहाँ तक छोड़ दो, ठीक है। उधर से माउंटेनियस एरिया छोड़ दो, माउंटेनियस एरिया का मतलब है, मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश की, ठीक है, जम्मू कश्मीर की, उत्तराखंड की, सिक्किम की, अरुणाचल प्रदेश की, यहाँ तक छोड़ दो। तो इसका मतलब बाकी जो एरिया कवर होगा, बाकी जो एरिया कवर होगा, ये सारा का सारा किससे कवर हो जाएगा, डेसिड्यूस से। तो डेसिड्यूस ही बनेगा, क्या बनेगा, ये डेसिड्यूस बनेगा। डेसिड्यूस का मतलब क्लियर है कि यहाँ पे बारिश जो है वो एवरग्रीन से कम होती है, सिंपल। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. डेसिड्यूस के बाद हमारी कैटेगरी क्या थी, हमारी कैटेगरी थी थॉर्न की। अब थॉर्न तो यार मतलब उसमें बताने की कोई बात ही नहीं है। थॉर्न का मतलब कौन से प्लांट्स होंगे जहां पे बारिश बहुत कम हो रही है, बारिश कम हो रही है, इसका मतलब वो एरिया ड्राई होगा बहुत ज्यादा। ड्राई का मतलब है वहां पे ऐसे प्लांट्स होंगे जिनको पानी की जरूरत नहीं है, जैसे कि कौन कौन से लिख सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो एक ही है इसमें, Cactus. सबसे इंपॉर्टेंट है कैक्टस या कैक्टाई। तो ये वाले प्लांट्स जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, सिंपल, इसमें तो कुछ बताने वाले नहीं। और एरिया कौन सा होगा, सोच के देखो, जो अभी हमने छोड़ा था, कौन सा छोड़ा था, राजस्थान. राजस्थान एंड सम पार्ट ऑफ गुजरात। गुजरात, इवन कुछ पार्ट ना छत्तीसगढ़ का भी ले सकते हो, छत्तीसगढ़ का भी कुछ पार्ट ले सकते हो, क्योंकि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते कई बार रेनफॉल खत्म हो जाती है, कई बार हो भी जाती है, तो फिर भी कुछ पार्ट छत्तीसगढ़ का ड्राई रहता ही है, कुछ तेलंगाना का भी ड्राई रहता है ऐसे। लेकिन आप मेनली जो लिखोगे वो राजस्थान और गुजरात ही लिखोगे, और इसमें कैक्टाई जैसे प्लांट जो है वो आपको मिलेंगे, कैक्टस जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है मोन्टेन फॉरेस्ट। मोन्टेन फॉरेस्ट मतलब मैं कौन सी स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, मोन्टेन का मतलब है मैं ठंडे एरिया की बात कर रहा हूँ, माउंटेनियस एरिया की। तो इसमें जम्मू एंड कश्मीर स्टेट्स लिखवा रहा हूँ पहले, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इसमें आपको ये जनरली मिलेंगे, जनरली क्या, इन्हीं एरियाज में मिलेंगे आपको, ठीक है। अब इन्हीं एरियाज में अगर आपको मिलेंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इनमें बारिश कितनी भी हो सकती है, बारिश के अकॉर्डिंग है ही नहीं कैटेगरी, इसलिए हम बारिश लिखेंगे नहीं इसमें। तो बारिश की कैटेगरी है ही नहीं, मैंने पहले बताया था, माउंटेन्स के अकॉर्डिंग है। लेकिन पेड़ों की हाइट तो बहुत ज्यादा होती है, 1000 मीटर से लेकर 2000 मीटर तक चली जाती है, बहुत ज्यादा हाइट होती है। इवन कई जगह पे तो 3-3 हजार दिखेंगे। एक पेड़ होते हैं यहाँ पे बहुत ही फेमस, देवदार के पेड़, है ना, एग्जाम्पल याद कर लियो। कभी जाओ इधर, वो कौन सी साइड है, उत्तराखंड से ऊपर थोड़ा सा जाओ ना, हिमाचल से पहले, और उत्तराखंड और हिमाचल की बाउंड्री पे आप देखो, आपको देवदार के मिल जाएंगे। नैनीताल वाली साइड पे जाओ तो आपको मिल जाएंगे ये देवदार वाले पेड़ बहुत ज्यादा, ठीक है। और एग्जाम्पल लिख लो, पाइन के पेड़ हैं, सिडार के हैं, बहुत ही फेमस पेड़ होते हैं, सिडार के हो गए, और एग्जाम्पल ले लो, सिल्वर फर मिल जाएंगे लद्दाख वाली साइड पे, सिल्वर फर। लेकिन देवदार याद रखना है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी, देवदार, पाइन, सिल्वर फर, सिडार, ये पेड़ बहुत ही ज्यादा फेमस है, और ये आपको जो है वो ज्यादातर माउंटेनियस एरिया में ही मिलेंगे, इन स्टेट्स में आपको मिलेंगे, यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स के अंदर। चलो नेक्स्ट ये हो गया माउंटेन। नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद लास्ट कैटेगरी हमारे पास कौन सी है, मैनग्रोव। मैनग्रोव मतलब सिंपल है यार, यहाँ पे डेल्टा बनता होगा, पानी इकट्ठा होता होगा, मैंने पहले ही बताया, या यहाँ पे बीच होगी। इसका मतलब या तो आपको कोस्टल एरियाज में मिलेगा, है ना, या फिर आपको कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे डेल्टा बनता है। तो आप सोच के देखो कि डेल्टा कहाँ कहाँ पे बनता है, सोचो कहाँ कहाँ पे बनता है। वेस्ट बंगाल. एक तो वेस्ट बंगाल में बनता है, तो इसका मतलब वेस्ट बंगाल के पास मिलेंगे आपको, लार्जेस्ट मैनग्रोव्स यहीं पे मिलते हैं वेस्ट बंगाल में, ठीक है। एक आपको पता है कि रिवर कहाँ पे ड्रेन होती है, गोदावरी और कृष्णा,
छत्तीसगढ़। भाई गोदावरी और कृष्णा कहाँ पे ड्रेन होती है? ओडिशा। नहीं, ये एक होती है महानदी, यहाँ पे ड्रेन, मान लो ये उड़ीसा है, महानदी का ड्रेनेज है। एक आपको कृष्णा और गोदावरी यहाँ पे मिलेगी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये कृष्णा और गोदावरी का ड्रेनेज बेसिन है। तो इसका मतलब 3 छोटे छोटे आपको पैच यहाँ पे मिलेंगे, किसके? आपको मिलेंगे यहाँ पे मैनग्रोव्स के, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, रिवर ड्रेन होती है। वेस्ट बंगाल में गंगा, महानदी ड्रेन होती है उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी जो है वो ड्रेन होती है। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो हमेशा ड्रेनेज वाली साइड पे मिलेगा या कोस्टल एरियाज में मिलेगा। लेकिन आपको पता है कि कोस्टल एरिया तो मैक्सिमली कवर किया हुआ है, जो वो किया हुआ है हमारे पास एवरग्रीन फॉरेस्ट ने, तो इसलिए जो है वो पैचेज ही मिलेंगे आपको छोटे छोटे, या फिर अंडमान निकोबार में भी मिल जाते हैं आपको, ठीक है। अंडमान निकोबार में भी लगा सकते हो, आपको मैनग्रोव्स मिलते हैं। लेकिन सबसे फेमस एंड सबसे ज्यादा मैनग्रोव्स आपको मिलते हैं वेस्ट बंगाल में। क्लियर? तो ये भी बारिश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये बीच के ऊपर है। तो याद रखना, जहां पे गोदावरी, महानदी, ठीक है, कृष्णा, ये ड्रेन होती है, उस साइड पे आपको ये मिलेंगे। और जो बंगाल टाइगर है वो यही वेस्ट बंगाल में सुंदरबंस में ही पाया जाता है। क्लियर यहां तक सब कुछ? यस सर। पढ़ लेना है ताकि सारे के सारे डाउट्स हम अगली क्लास के अंदर कर सके। अच्छे से इसको पढ़ लेना है, और अगली क्लास होगी डाउट सेशन की। जितने आप ज्यादा से ज्यादा डाउट्स लेके चलोगे, उतना ही हम जो है वो सेशन को आगे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि केवल आप ही के डाउट की क्लास रखेंगे। ओके सर। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम डाउट लेके आइयो, जो भी मन में डाउट आ रहा है, चाहे छोटा से छोटा, चाहे बड़ा से बड़ा, ठीक है। तो एक क्लास डाउट की रखते हैं, कोई भी डाउट ले आइयो किसी भी चैप्टर से, चारों सब्जेक्ट्स में से किसी का भी। फिर अगली क्लास से आपके टेस्ट जो है वो स्टार्ट कर लेंगे, 4 टेस्ट ले लेंगे एक एक सब्जेक्ट के, जो जैसे आप कहोगे वैसे कर लेंगे। चलो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे फिर डाउट्स। चलो टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।